बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने अब रशिया को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया है। वीडियो में रोज की तरह दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट्स मौजूद है, इसलिए आप तमाम हजरात से पहले तो यही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन में 2-4 वीडियोस बनाया करूँ, अपलोड किया करूँ, लेकिन इस जो वीडियो मैं लंबी बनाता हूँ, लंबी भी कहाँ होती है, 8-9 मिनट की वीडियो होती है, उसको भी आप में से ज़्यादातर हजरात मोहतरम आधे पर ही देख के छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब यही हुआ ना, आप लोगों को अपने इस छोटे भाई का वो कंटेंट पसंद नहीं है जिससे आपकी भी इस्लाह हो सके थोड़ी बहुत और हमारी खुद की भी हो सके। नहीं, अगर मैं कैरी मिनाटी की तरह गालियाँ बकने लग जाऊँ, राउंड टू हेल वालों की तरह, और भी कई सारे हैं गरियाते रहते हैं उल्टी सीधी माँ बहन की, तब मुझे पक्का यकीन है आप लोग मुझे वायरल कर दोगे और फिर मेरे डायलॉग्स को कॉपी किया जाएगा, जिसका गुना मेरे सिर पे भी चढ़ेगा, है ना। और मुझे ये भी यकीन है कि चाहे मैं कितनी भी इमोशनल स्पीच दे लूं या धमकी ही क्यों ना दे लूं, सपोर्ट मुझे वही लोग करेंगे जो दुनिया से ज्यादा आखिरत और उम्मत मुस्लिमा दुनिया में जो हो रहा है उन चीजों को तवज्जो देते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम हजरात के लिए एक जरूरी सूचना। भारत के हेड कोच और बीजेपी से सांसद रह चुके गोती भाई को एक बंदे ने ISIS का बताकर और कश्मीर का बताकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद गौतम गंभीर साहब ने दिल्ली पुलिस में FIR कराई, छानबीन हुई तो पता ये चला कि वो धमकी देने वाला जो कि मुस्लिम बन के धमकी दे रहा था वो निकला 21 साल का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका नाम था जिग्नेशन पार्मर। ये भाई साहब लेजेंड्स का जो स्टेट है ना, जहां से बड़े बड़े लेजेंड्स निकल के आज भारत को तरक्की की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, वहीं से है, यानी गुजरात से दबोच लिए गए हैं। अब कहा यह जाएगा कि ये फेम पाने के लिए कर रहा था या किसी मुसलमान को फंसाने के लिए कर रहा था। फेम पाने का आजकल यही तो एक सस्ता सा तरीका है, या तो मुसलमानों को गाली दे दो, मस्जिदों के आगे जाके नाच के दिखा दो, मुसलमानों की लिंचिंग कर दो या मुसलमानों के साले बन जाओ, फेम अपने आप मिल जाएगी। वहीं इजराइल की थिंक टैंक, जिसका नाम शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं, उसने इजराइल से ये दावा करके कहा है, पूरी कैलकुलेशन लगाकर, कि रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर आजकल जो इंटरेस्ट ले रहा है और इंटरफेयर कर रहा है कुछ ग्रुप्स को, खासकर ईरान को पावरफुल बनाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि इजराइल को पूरी तरीके से हराया जा सके, ये तमाम चीज़ें जो कर रहा है वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसीलिए इजराइल को प्रिपेयर रहना चाहिए रशिया को जवाब देने और काउंटर करने के लिए। यहां मैं आपको थोड़ी डीप नॉलेज देते हुए और बता दूं कि अमेरिका और वेस्ट के बम पर उड़ने वाला इजराइल रशिया को ठिकाने लगाने की बातें कर रहा है। ये वही रशिया है जो पिछले 3-4 साल से वेस्ट और अमेरिका को अच्छी तरीके से मैदान जंग में धूल चटा रहा है। अब जो खुद वेस्ट और अमेरिका के दम पे उछलता हो वो कैसे उसको काउंटर करेगा? हाँ जी, करेगा ना। इनके पास खानदानी एक इलाज है हर किसी मर्ज का। किसी के भी खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो, फूट डालकर जंग जीतो, कॉन्स्पिरेसीज करो, यही सब करके रशिया के अंदर भी ये कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। वहीं ईरान के पोर्ट पर परसों जो ईरान का इतिहास का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही ईरान ने उस पोर्ट को दोबारा से ऑपरेशनल बना दिया है। कामकाज वहाँ पर दोबारा से शुरू हो गया है। जाहिर है धमाका इतना ज़्यादा बड़ा था, आगजनी इतनी तगड़े लेवल की थी कि ईरान को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी उस आग को बुझाने के लिए। करीबन 28 लोग उसमें मारे गए और 1200 से ज़्यादा उसमें घायल हो चुके हैं। वहीं रशिया ने अमेरिका और इजराइल को एक झटका देते हुए ईरान के साथ ईरान ही के अंदर एक नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने की डील साइन की है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो एजेंडा है, इजराइल के कहने पर ईरान पूरी तरीके से डीन्यूक्लियराइज हो जाए। मतलब जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा तो न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत क्या है। उसके बावजूद भी रशिया ईरान के अंदर एक नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है। हो सकता है कि इजराइल के पिछवाड़े में इस वजह से भी मिर्ची लगी हो कि रशिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ईरान को भी और उसके प्रॉक्सीज को भी। वहीं यमन ने इजराइल के नेजेव, नेवातिम, अल अराबा, रेड सी, कई सारे अलग अलग इलाकों के ऊपर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि तमाम हमलों को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन यमन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1-2 टारगेट्स पर मिसाइल जाकर गिरी हैं। फिलहाल कोई वीडियोस आ नहीं रही हैं इजराइल से आजकल, समझ लो ना क्या मतलब हो सकता है इसका। वजह उसके पीछे ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर बुरी तरीके से बेइज्जती हो रही है कि एक छोटे से देश से मिसाइलें निकल रही हैं 2000 किलोमीटर दूर से और वो जा जाकर गिर जा रही हैं।
और तो और अगर वो नहीं भी गिर रही हैं, हवा में मार गिरा रहे हैं, तो उसकी दहशत की वजह से इजराइल के लोगों में जो पैनिक है, जब वो भागते हैं एक दूसरे को कुचलते हुए, तब भी कई सारे लोग घायल हो ही जाते हैं। इसलिए वीडियोस पूरी तरीके से आना बंद हो गई है। सरकार ने ही बैन लगा दिया कि कोई वीडियो पब्लिश नहीं करेगा। वहीं यूरोप के किसी गेम में इजराइल की टीम ने हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने अपनी कलाकारी का सबूत देते हुए गोल्ड मेडल जीता। और स्विट्जरलैंड और एक और टीम शायद जर्मनी थी, इन्होंने भी थर्ड और सेकंड पोजीशन हासिल की। अब जब इनाम यानी मेडल मिलने का नंबर आया, तो वो होता है ना पोडियम से आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस पर जब इजरायली खड़े हुए मेडल लेने के लिए, तो स्विट्जरलैंड की जो टीम थी स्पेशली, उन्होंने गाजा के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए इजराइल के टीम वालों की तरफ अपनी पीठ घुमा ली, जो पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जानवर हैं, उनके पिछवाड़ों में लग रही है मिर्ची। अब वो स्विट्जरलैंड को भी गाली बक रहे हैं। वहीं इजराइल के एकड़ में एक एक्सप्लोजन हुआ, पता नहीं ये यमन की मिसाइल गिरी थी या इजराइल के अंदर ही कुछ हुआ है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका देखा गया, आगजनी भी हुई है। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा वेस्ट बैंक का यरूशलम, मैं इसको वेस्ट बैंक का यरूशलम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी तो ये इलाका कम से कम वेस्ट बैंक के अंदर ही है, और वेस्ट बैंक को कंसिडर किया जाता है फ़लस्तीन, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुताबिक माना जाता है गाज़ा और वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का हिस्सा। तो मैं इजराइल का यरूशलम ना बोल के वेस्ट बैंक का यरूशलम बोलता हूं, लेकिन वो है फ़लस्तीन का ही हिस्सा। तो वेस्ट बैंक के यरूशलम, जिस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, उसके जंगलों में एक बार फिर से आग भड़क गई है। अभी 1-2 दिन पहले भी आग भड़की थी। वहीं सोशल मीडिया और कुछ जेन्युइन मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान में माहौल बेहद ज़्यादा गर्म हो चुका है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें दावा किया गया है कि पिछले 3 दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के बीच में फायरिंग हो रही है। वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स पाकिस्तान ही के अंदर उड़ान भरती दिखाई दी गई है, जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये तैयारी है भारत से कोई बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होता है उसके लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के जो हथियार वगैरह हैं, मिलिट्री आर्टिलरी शेलिंग्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, वो बॉर्डर के इलाकों में लाए जा रहे हैं। ऐसी ही खबरें भारत की तरफ से भी है कि भारत कोई बड़ा एक्शन तैयारी कर रहा है लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। भारत की फ़ौज ने एक्सरसाइज भी की है अभी टैंकों के साथ। कुछ अनकन्फर्म्ड खबरों का ये भी कहना है कि भारत के समर्थन में अमेरिका और इजराइल, दुनिया के 2 सबसे बड़े वाले, उतर चुके हैं। और उधर पाकिस्तान के समर्थन में चाइना तो है ही, हो ना हो चाइना का ही हाथ हो सकता है इसके पीछे। और तुर्की की तरफ से भी पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दे दिया गया है। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि तुर्की ने अपने एडवांस ड्रोन बायराक्तार TB2 ड्रोन का एक नया बैच पाकिस्तान को डिलीवर किया है। इसके अलावा एक खबर जो अनकन्फर्म्ड है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी बड़े मीडिया आउटलेट्स के द्वारा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो जाए और ना भी हो, फिर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। दावा ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइल या आर्टिलरी शेलिंग की वजह से इंडिया के कश्मीर के लीपा में एक एम्यूनिशन डिपोट पर ये मिसाइल आकर गिरी, जिससे जो एम्यूनिशन थे वो तमाम के तमाम ब्लास्ट हो गए, जिससे ये बड़े लेवल के लगातार कई सारे ब्लास्ट इस वीडियो में देखे जा रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं है, मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो भी, क्योंकि कन्फ्रंटेशन धीरे धीरे भारत पाकिस्तान की फौज में बढ़ रहा है। तो वहीं कन्फ्रंटेशन के बीच में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भारत और पाकिस्तान दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल करके फ़ोन पे बात करते हुए एक ऑफ़र दिया है कि आप दोनों अगर चाहो तो ईरान आप दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर सकता है, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो उससे पहले। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।